हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे ईवीएस के टॉपिक। आपको पता है हमने ईवीएस का बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊँगी। तो मैंने वैसे आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो सारा मैंने आपको डिटेल से करा दिया है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी वेस्टर्न घाट के बारे में, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेस्टर्न घाट के बारे में, और इसको किस चीज़ों से खतरा है, इसका हम मतलब किस तरीके से इसको मतलब जिस तरीके से हम किस तरीके से इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। विश्व धरोहर की स्थल में जो यूनेस्को की साइट है उसमें इसकी क्या स्थिति है, यहाँ की वन और वनस्पतियाँ कैसी हैं, यहाँ पर कौन से जीव रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में ना एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ना बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख दिया है, मतलब इसको बचाना जरूरी क्यों है, इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। जैसे गॉडगिल कमेटी बनी थी, ठीक है। इसके बाद एक और कमेटी बनी कस्तूरी रंगन समिति। तो इन सबको पढ़ना हमारा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है वेस्टर्न घाट। तो मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया में 4 हॉटस्पॉट सेंटर हैं, उन्हें हमने विश्व से याद किया था, ठीक है। यहाँ पर W जो था ये वेस्टर्न घाट, मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न घाट है वो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में आता है, ठीक है। तो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में हमारा वेस्टर्न घाट आता है, और यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता है। जैव विविधता होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज भी रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा कैसा एरिया है यहाँ पर, ये इस तरीके से इसके वेस्टर्न घाट के पैरेलल एक ग्रीन एरिया है जो बिल्कुल ये इस तरीके से जहाँ जैव विविधता भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसे हम सह्याद्री माउंटेन रेंज के नाम से भी जानते हैं, और ये 15 करोड़ वर्ष पुराना है। और किसका हिस्सा है, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो वेस्टर्न घाट है वो किसका हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। किससे टूटने से बना है, गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। इसकी जो टोटल लेंथ पूछी जाएगी तो ये 16 किलोमीटर की दूरी की श्रृंखला में फैला हुआ है। मतलब ये इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो 1600 किलोमीटर है। अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो 16400 है, ठीक है। 1,64,000 इसका टोटल एरिया है। इसकी टोटल लेंथ पूछेंगे तो 1600 है, ठीक है। तो 1600 इसकी यहाँ पर टोटल लेंथ है, और इसका जो एरिया है वो 16400 है। ये जो है ना ये आपके कोस्टल प्लेन के पैरेलल है, पूरा ग्रीन कलर का है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये कौन सी स्टेट में है, यहाँ पर इस तरीके से मुंबई से लेकर यहाँ पर मैंने आगे लिखा है कहाँ तक फैला हुआ है। पर यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी स्टेट के कहाँ पर ये वेस्टर्न घाट पड़ता है। जैसे 6 राज्यों में है ये आपके, कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ये, तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो आप क्या टिक करेंगे, टोटल 6 स्टेट में है। गुजरात के दक्षिण पूर्व में पड़ता है, तो आपको याद रखना है गुजरात के कहाँ पर है, ये दक्षिण पूर्व में है। इस तरीके से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि इस एरिया में क्या है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है। गुजरात के यहाँ पर इस एरिया में क्या लगता है, यहाँ वेस्टर्न घाट लगता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। तो आपको याद रखना महाराष्ट्र के इस तरफ में है, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र लगा लीजिए, और इसके इस तरफ में ये पड़ता है। इसके बाद गोवा का पूर्वी भाग है, इस तरफ ईस्टर्न पार्ट इस तरफ में पड़ेगा आपके गोवा के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कर्नाटक के पश्चिमी भाग में है, और सबसे बड़ा इसका जो वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भी कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के भी पश्चिमी हिस्से में है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में है, कर्नाटक के पश्चिमी हिस्से में है, इसके साथ साथ ये तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में है, कर्नाटक के पश्चिमी हिस्से में है, और तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में है। ये गुजरात का दक्षिणी पूर्व हिस्सा है, और महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग है। गोवा सबसे अलग है, सबसे छोटा है, तो इसके ईस्टर्न पार्ट में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 6 स्टेट है जहां पर वेस्टर्न घाट पाया गया है। केरल के जो मिडिल पार्ट है केरल का वहां पर, और साथ साथ इसके पश्चिमी भाग में भी है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने साइट्स के नाम लिखे, जैसे यहाँ पर टोटल ग्रीन एरिया है, इसी के बीच में रत्नागिरी है, सिंदूर बाग है, ठीक है। यहाँ पर कुद्रेमुख की पहाड़ियां हैं, ऊटी है, मुन्नार की खाड़ी है। तो ये सभी के सभी किसमें आते हैं, आपके
वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। वेस्टर्न घाट्स क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में है, इसीलिए हम इसे हॉटस्पॉट में रखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हॉटस्पॉट कौन, मतलब दो कंडीशन होनी चाहिए जब हम उसे हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, और सेकेंड थिंग ये है कि वहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए बहुत सारी, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, हॉटस्पॉट कह सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट में क्या है, सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज है। इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल का हॉटस्पॉट है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि किस में शामिल है, ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये प्राचीन पर्वत है, बहुत ज़्यादा पुराना है, 150 मिलियन वर्ष पुराना माना गया, यानी कि 15 करोड़ वर्ष पुराना है ये। और किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये, ठीक है। दुनिया के 10 सबसे संकटापन्न जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है। कितना है यहाँ पर, ये दुनिया के जो मैंने आपको बताया था 10 क्या है हमारे यहाँ पर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। तो 10 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में ये आपका सबसे ज़्यादा संकट में है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ जैव विविधता है, बहुत ज़्यादा जो एंडेमिक स्पीसीज है उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए किस में शामिल है, ये 10 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल है। अब इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये 6 स्टेट में है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्लास, ये वाली क्लास जब हो जाएगी तो इसके बाद में शायद 2-3 क्लासेस और बायोडाइवर्सिटी पर रहेंगी, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए, क्या पता एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए। और उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा जो बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, उसमें मैं आपको पूरा CBD, कार्टेशियन प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पहले अभी हम जान लेते हैं किसकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट, हाँ, और वीडियो को शेयर कर दीजिए कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। तो आप शेयर करेंगे तो मुझे भी इसको बना, मतलब आप जितना शेयर करेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इसे बनाने को, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है वो गुजरात से लेकर कहाँ तक फैला हुआ, आपका केरल तक फैला हुआ है। इसमें कौन सी स्टेट आती है, जैसे गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है और तमिलनाडु है। तो ये पूरी की पूरी 6 स्टेट है जो किस में आती है, वेस्टर्न घाट में है। ये हमने पढ़ लिया है कि इसका जो एरिया है वो कितना 16400 है। इसकी टोटल लेंथ हमने कितनी पढ़ी है, 1600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंस है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसकी, ये क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वता रखता है, इसके लिए हमने क्यों इतनी सारी कमेटियाँ बिठाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहली बात तो हाई एंडेमिक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ की जो प्रजातियाँ वो स्थानिक प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनका कैचमेंट एरिया, यानी कि यहाँ पर जो भी वाटर मिलता है इसके कोस्टल एरिया में, ये जो यहाँ पर इसके कोस्टल एरिया से रिवर में पानी जाता है, फिर रिवर से इस पानी का यूज़ लोग किस में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, यानी कि खेती में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत अच्छा सोर्स मिलता है यहाँ से हमें वाटर का। इसके साथ साथ ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर रखता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट क्या बनाकर रखता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि ये तभी बनेंगी जब यहाँ की जो प्रजातियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी, इसीलिए यहाँ पर ये क्या इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ के लिए जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ये मानसून के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा मानसून जब आता है तो सीधा यहाँ पश्चिमी घाट से टकराएगा और तभी आपके केरला में बारिश होती है, ठीक है। तो मानसून के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट, क्योंकि जब ये यहाँ से हवाएं आती है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली होती है, और जब ये वेस्टर्न घाट से टकराती है तो यहाँ पर टकराकर सीधी बारिश कर देती है यहाँ। तो इसीलिए आपका जो वेस्टर्न घाट है वो बारिश के लिए भी जरूरी है, मानसून के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है यहाँ पर 25%, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 25% वन्य पादपों को प्लस जो यहाँ की जंतु प्रजातियां हैं उनको क्या देता है, स्थान देता है, ठीक है। उनका एक घर है एक तरीके का ये, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हाई एंडेमिक है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, हाई एंडेमिक है ये, ठीक है। इसके बाद है उष्ण कटिबंधीय जलवायु को इफेक्ट करता है ये। इसके साथ साथ विश्व धरोहर स्थल की स्थिति क्या है इसके लिए, यूनेस्को में इसकी क्या स्थिति है। 2012 में इसको यूनेस्को में ऐड किया गया था। पश्चिमी घाट किसमें शामिल है, आपको याद रखना है, यूनेस्को में भी शामिल है। मैंने आपको यूनेस्को के बारे में भी पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में। तो 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को एंडेमिक प्लस जैव विविधता के कारण क्या घोषित कर दिया, इसको यूनेस्को की साइट में से ऐड कर लिया गया, इसे वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कब ऐड हुआ है, ये 2012 में ऐड हुआ है वेस्टर्न घाट। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, वन कैसे पाए जाते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये सबसे ज्यादा तमिलनाडु में और केरला में पाए जाते हैं। तो कैसे वन है यहाँ, तमिलनाडु और केरला में कौन से वन है, पर्णपाती वन है, सॉरी एवरग्रीन, हाँ एवरग्रीन को हिंदी में पर्णपाती बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सॉरी सदाबहार, पर्णपाती नहीं है ये,
सदाबहार है, हिंदी में भी इन्हें सदाबहार बोलते हैं। तो एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है कहाँ पर, तमिलनाडु में और केरला में। इसके बाद यहाँ पर अर्ध सदाबहार वन कहाँ कहाँ है, गोवा और या महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में और गुजरात में है। इसके बाद नम पर्णपाती वन कहाँ पर है, कर्नाटक और गोवा में है। यहाँ पर एक घास पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद रखना है। क्या पाई जाती है, एक घास, और इसका नाम क्या है, शोला घास है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के आप देख रहे हैं किस तरीके की वनस्पतियां हैं, वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अर्ध सदाबहार वन है, नम पर्णपाती वन है और शोला नाम की यहाँ पर घास पाई जाती है। यहाँ पर ना 7500 से ज़्यादा फ्लावर्स पाए जाते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आपके वहाँ पर लिखा गया स्पेशल मेंशन है एंडेमिक स्पीसीज के बारे में भी, ठीक है। तो ये जो एंडेमिक स्पीसीज है ना, ये सभी इन्हीं में आता है और इसीलिए हमारा इसको पढ़ना जरूरी है कि वेस्टर्न घाट में कौन सी स्पीसीज है, सुंडालैंड में कौन सी स्पीसीज है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी पढ़नी जरूरी है। जब मैंने आपको ये सारा पढ़ाया था सुंडालैंड वाला, तो वहाँ बताया भी था। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, भारतीय हाथी पाया जाता है, इसके साथ साथ बंगाल का बाघ पाया जाता है, यहाँ भारतीय बाइसन है, लॉइन टेल्ड है, यहाँ पर मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है, नीलगिरी फ्लाई कैचर है। ये सारी यहाँ की क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज कौन से है, तो भारतीय हाथी है, बंगाल बाघ है, भारतीय बाइसन है, ठीक है, लॉइन टेल है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है, नीलगिरी फ्लाई कैचर है, एंडेमिक स्पीसीज है यहाँ की। तो क्या क्या है, हाथी है, बाघ है, बाइसन है, हाथी बाघ बाइसन, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, हाथी बाघ बाइसन है, लॉइन टेल है, यहाँ पर मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है, नीलगिरी फ्लाई कैचर है, ये यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि जो यहाँ के अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर नीलगिरी ठेर है, ये ठहर जो होता है ना, ये एक तरीके की गोट होती है, मैंने आपको कल भी बताया था जम्मू कश्मीर वाले में जब पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर ये क्या है, वाइल्ड गोट है, ये तमिलनाडु का राज्य पशु भी है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, नीलगिरी ठेर। नीलगिरी से अंदाजा लगा लीजिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, तो ये भी कहाँ का राज्य पशु है, ये तमिलनाडु का, और ये भी कैसी स्पीसीज है, एंडेमिक है। इसके बाद है मालाबार सीवेट, ये क्या है, मालाबार सीवेट, ये वन्य बिल्ली है। तो सीवेट किसका नाम है, बिल्ली का नाम है। नीलगिरी ठेर कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु का राज्य पशु है, और ये वाइल्ड गोट है, जंगली बकरी है ये। और मलबार सीवेट क्या है, वन्य बिल्ली है ये। इसके बाद लॉइन टेल मकाक, ये लॉइन टेल मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका पूरा नाम है लॉइन टेल मकाक। ये भी कैसा है, एंडेमिक है, यानी कि स्थानिक है, जो यहाँ के अलावा, वेस्टर्न घाट के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। शेर के जैसी पूंछ होती है इसकी, एक तरीके का लंगूर बंदर होता है, और कैसा है, एंडेमिक है। कहाँ पाया जाता है, ये केरला में और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, 11,000 हाथी यहाँ पर है। इसके साथ साथ बंगाल बाघ पाए जाते हैं 2,000। वैसे आपके 3200 कुछ यहाँ टोटल बाघ है इंडिया में, उसमें से 2,000 कहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट में है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो नेशनल पार्क वगैरह है, तो यहाँ साइलेंट वैली है, केरला में है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, वेस्टर्न घाट्स में पड़ते हैं ये। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट बायोस्फीयर कौन सा है, तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर भी क्या सबसे पुराना है, और ये भी किसका हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का। अगस्तमलाई की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, शेषाचलम है। अब ये बात आती है कि ये संकट में क्यों है, क्योंकि हम ह्यूमन जो है ना क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खनन का काम कर रहे हैं, क्योंकि हाई बायोडाइवर्सिटी है, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, तो लोग उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पर खनन का काम चलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, मतलब जिस तरीके से बांध बनाए जा रहे हैं, उससे क्या होता है, यहाँ पर रहने वाली जो स्पीसीज है उनको नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो इस वजह से भी उनकी जो मतलब जिस तरीके से रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें खतरा हो जाता है। लोग अवैध शिकार कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से फॉरेस्ट में कई बार आग लग जाती है, इससे वहाँ के जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है। तो ये क्या इसका, इसलिए ये जो इसके रीज़न है ना, जिससे कि ये खतरे में है। इसके बाद हम इसकी सुरक्षा क्यों करें, हमारे पास ऐसा क्या है कि हमें इसकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण देता है, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज का घर है ये। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम इसकी सुरक्षा करते तो ये जैव विविधता का संरक्षण करता है। इसके साथ साथ जैव विविधता का संरक्षण करेगा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, सुंदरता, कल्चरल हेरिटेज भी बना रहेगा। भारत के टोटल 10% CO2 का अवशोषण करता है, कार्बन सिंक का काम करता है ये एक तरीके का, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या है, ये आपका कार्बन सिंक है, ये कार्बन का 10% अवशोषण कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। इकोसिस्टम में संतुलन बनाकर रखता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ कमेटीज बनाई गई थी जो रिलेटेड है आपके किससे, ये रिलेटेड है आपके
जो वेस्टर्न घाट है, इसको वेस्टर्न घाट को बचाने से लेकर, यानी कि यहाँ पर खतरा बढ़ता जा रहा था, स्पीसीज खत्म होती जा रही थी, तो यहाँ पर सरकार ने कुछ कमेटियां बनाई जिससे कि क्या हो सके, यहाँ की जो प्रजातियां हैं वो बची रह सके। तो यहाँ पर 2 कमेटी रिलेटेड हैं जो आपको पढ़नी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गॉडगिल कमेटी है। गॉडगिल कमेटी कब आई? 2010 में आई है। ये इसने क्या कहा था, वर्ल्ड है, ये 2010 में आई थी ना, क्योंकि 2012 में हम किस में शामिल हुए, ये जो आपका वेस्टर्न घाट है 2012 में यूनेस्को की साइट में शामिल हुआ था, है ना। और यहाँ पर 2010 में हमने क्या बात कही से, 2010 में हमने बात उठाई थी, सिफारिश की थी कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है इसे आप किस में ऐड कर लीजिए, यूनेस्को की साइट में ऐड कर लीजिए, ठीक है। पश्चिमी घाट जो पारिस्थितिक पैनल भी किसके द्वारा बनाया गया, इसी के तहत बनाया गया है, वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा गॉडगिल कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है। इसके बाद तो इस कमेटी का गठन किया गया ताकि वेस्टर्न घाट का मतलब इसका जो, इसको क्यों बनाया गया था, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये देखा जाए कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है इसकी स्थिति कैसी है, इसका अध्ययन किया जा सके, इसका कंजर्वेशन कैसे करें। तो ये सारी की सारी बातें इस कमेटी के थ्रू की गई थी। इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था माधव गॉडगिल। तो आपको याद रखना है, माधव गॉडगिल इसके हेड थे, ये प्रमुख इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इसको ना 3 भागों में बांट दिया था, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। उसमें से इन्होंने कहा था कि जो जोन 1 है वो मोस्ट सेंसिटिव जोन है, तो आपको ये बात याद रखनी है। और 2010 में ये कमेटी बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है? 2011 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। पूरे इकोसिस्टम को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि जितना भी इकोसिस्टम है ना, यहाँ पर जितने भी एरिया इस वेस्टर्न घाट में आते हैं सभी को सेंसिटिव जोन घोषित कर दे, क्योंकि अगर अब ये सेंसिटिव जोन घोषित कर देंगे तो यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, उन्हें तो बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इनको 3 जोन में बांट दिया गया, ठीक है। और राज्यों को इन्होंने कहा कि राज्यों को किसी भी तरीके का यहाँ पर रहने का मतलब कोई भी राइट ना दे, जिससे कि लोग अपनी क्या ना कर सके, मनमानी ना कर सके। और इसके मैनेजमेंट के लिए क्या बनाई जाए, एक कमेटी बना दी जाए, और जो कमेटी बनेगी, अथॉरिटी बनेगी, वही इसकी देखरेख करेगी। राज्यों ने क्या किया, इसका भरपूर विरोध कर दिया, क्योंकि इससे वहां के रहने वाले लोगों को, स्थानीय लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, यहाँ पर लोगों ने विरोध किया, राज्य सरकारों ने विरोध किया, तो इसके लिए फिर केंद्र सरकार को क्या बनानी पड़ी, दूसरी कमेटी का गठन करना पड़ा, जो इसके ऊपर फिर से काम करेगी, इसको एडिटिंग करने का काम करेगी एक तरीके से। तो यहाँ पर कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया। जो कस्तूरी रंगन कमेटी थी ये आपकी कब बनी है, 2012 में बनी है। इसने क्या किया, जो गॉडगिल कमेटी थी उसकी आलोचना की, क्योंकि गॉडगिल ने क्या किया, इसे 3 भागों में बांट दिया था, 3 जोन में डिवाइड कर दिया था, और ऐसा कहा था कि ये क्या है, बहुत ज्यादा मतलब खतरे में है, और यहाँ के लोगों को कोई राइट ना मिले, राज्य सरकारों को कोई राइट ना दिया जाए, अथॉरिटी को राइट दे दिया जाए। तो ये सारी की सारी बातें कही गई थी गॉडगिल कमेटी में। तो अब ये गॉडगिल कमेटी की कमियों को सही करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया। जो कस्तूरी रंगन जी ये इसरो के हेड रहे हैं, और इन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, इसको पूरा का पूरा संवेदनशील आप घोषित ना कीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि पूरा का पूरा इसको क्या कर दे, सेंसिटिव जोन घोषित कर दे। लेकिन यहाँ पर जो कस्तूरी रंगन जी थे उन्होंने कहा कि पूरा वेस्टर्न घाट संवेदनशील करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ का जो 37% पार्ट है केवल उसे ही संवेदनशील बनाया जाए। इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। एक तो बांटा गया इसे प्राकृतिक, और दूसरा बांटा गया सांस्कृतिक। प्राकृतिक वो था यहाँ पर, तो आपकी क्लास भी यहाँ पर अब खत्म ही हो जाएगी। ये आज की क्लास थोड़ी सी मैंने छोटी बनाई है, कल जो क्लास बनेगी ना वो आपकी लेंथी क्लास होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ लेना। तो यहाँ पर प्राकृतिक क्या थे, 2 तरीकों से बांटा गया, एक प्राकृतिक में और सांस्कृतिक में। प्राकृतिक तो वो था, ऐसा कहा गया कि जो आपका नेचुरल है, यानी कि नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर कोई भी इंडस्ट्री स्थापित ना की जाए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी ना की जाए। इसके साथ साथ जो कल्चरल था ना, सांस्कृतिक था, वहां पर लोग क्या कर सकते हैं, गतिविधि कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए मनाही थी। तो यहाँ पर इस कमेटी को 2021 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्या दे दी, चुनौती दे दी, और इसे भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। जो ये सुप्रीम कोर्ट को 2021 में चुनौती दी गई, इसे रद्द कर दिया गया। तो अब यहाँ पर यही वाली कमेटी लागू है जिसका नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी, और ये इसी के अकॉर्डिंग चल रही है, जो आपके प्राकृतिक और सांस्कृतिक तरीके से काम कर रही है। यानी कि प्राकृतिक में कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, सांस्कृतिक में लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में हमने पूरा पढ़ लिया वेस्टर्न घाट के बारे में, और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जितनी भी आपके यहाँ पर कमेटीज बनी है उनके बारे में, वेस्टर्न घाट को क्यों सुरक्षित रखा जाना चाहिए, कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ का टोटल ये जो वेस्टर्न घाट है इसका एरिया कितना है, ठीक है, कितने वर्ष पुराना है, पहले किसका पार्ट था। तो
ये सारी की सारी बातें आज की क्लास में हम जान चुके हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा का पूरा CBD पढ़ाऊंगी। CBD के साथ साथ जितने भी यहाँ पर जितने प्रोटोकॉल हुए, कन्वेंशन हुए हैं, उन सब के बारे में पढ़ाऊंगी जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। वो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वो क्लास देखना आप मिस नहीं कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।